Hey guys, this is नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। अगर आपको मैथ्स को पूरा पढ़ना है, जो जो आपके अदर टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉ, जितने भी आपके इस एप्टीट्यूड के टॉपिक होते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, संख्याओं -20, -3/4, 1/2 और 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, यानी अपने स्क्वायर से बड़ी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। क्या करना है? हर एक संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो पहली संख्या है हमारा -20। ठीक है, तो -20 का स्क्वायर क्या होगा? -20 इंटू -20। तो -20 इंटू -20 कितना हो जाता है? 400 हो जाता है ना। 400 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 400 आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपसे पूछा गया कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, तो -20 400 से बड़ी तो है नहीं, छोटी है। तो यानी -20 हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हमारा ऑप्शन है -3/4 गुणा -3/4। तो माइनस का माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 3×3 = 9 बट्टा 4×16। ठीक है, तो अब ये -3/4 है, ये प्लस का 9/16 है। देखो भले ही फ्रैक्शन में है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू माइनस में ही आएगी और ये वैल्यू प्लस में आएगी, तो ये हमेशा वर्ग ही बड़ा होगा। यानी माइनस का 3/4 भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। फिर 1/2 गुणा 1/2 बराबर हो जाता है 1/4। अब यहाँ पे दो नंबर को हमको कंपेयर करना है, 1/2 और 1/4। तो 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो। जब हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, 1/2 और 1/4 यहाँ लिखो। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी 4 को 1 से गुणा कर दो और 2 को 1 से गुणा कर दो। तो 4 से 1 को गुणा करोगे 4 आ जाएगा, 2 को 1 से करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 2, तो ये 4 आया, यानी ये संख्या बड़ी है, और यहाँ पे 2 आया तो यानी ये संख्या छोटी है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 1/2 आपका बड़ा है, यानी जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी 1/2। 10 में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा यहीं आ चुका है। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए 10 का जो स्क्वायर होता है, यानी 10 गुणा 10 होता है 100, यानी हमारा आंसर नहीं है, ये तब भी छोटा ही है ना। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कंपैरिजन करना मैंने आपको सिखा दिया। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल के तौर पे, अगर 1/3 और 2/3 को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। गुणा कर दो, 3 से 1 को गुणा करो, 3 1 = 3, 3 दूनी 6, यानी 6 बड़ा नंबर यहाँ है, तो यानी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, बताइए 30 वर्ष में यह कितने गुना हो जाएगा ना। तो इसके बहुत सारे तरीके भी हैं, क्वेश्चंस का तरीका मैंने आपको बताया भी है, और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहले 2 गुना हो जा रहा है, हमसे बोला गया 10 वर्ष में, तो सबसे पहले हमको दर निकालनी पड़ेगी, रेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चाहो तो SI = P × R × T/100 का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, अगर कोई धन 2 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, तो उसमें आपको कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 2 गुना हो जा रहा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे R × T = 100। ठीक है, अगर 2 गुना हो जा रहा है तो R × T = तिगुना, अगर 3 गुना हो रहा है तो R × T = 200। R × T = 300 कब करोगे? जब 4 गुना हो जाएगा, मतलब 1 1 कम करते जाओगे। जैसे 2 गुना के लिए 1, 3 गुना के लिए 200, 4 गुना के लिए 300, ये करते जाओगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, लाइट का कुछ इशू रह गया है शायद। तो चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या करना है। तो सबसे पहले 2 गुना हो जाता है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुना के लिए? R × T = 100। टाइम हमको दिया हुआ है 10 वर्ष, तो टाइम की जगह पे हमने रख दिया R × 10 बराबर 100। तो R बराबर हो जाएगा 100/10। तो 0 से 0 कैंसिल, तो R बराबर हो गया 10%, है ना। तो R भी हमारा 10 आ गया, है ना। जो रेट है यानी जो दर है वो भी हमारी 10% आ गई। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके पढ़ लो। 1 या 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास में पूरा SI और CI सीख जाओगे। तो R = हो गया 10%। अब बताइए कि 30 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगा। अब यहां पे हम चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो दूसरा भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, आपसे क्या बोला कि 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि गुना हो जाने में जो फॉर्मूला हमारा लगता है वो लगता है R × T = समथिंग। ठीक है ना कुछ होता है यहाँ पे, तो वैल्यू रख देते हैं। जो हमारा रेट है वो कितना है? रेट है हमारा 10, और टाइम कितना दे रखा है? 30, है ना।
टाइम कितना दे रखा है 30, तो 10 गुणा 30 कितना होता है, 3 एक कम 3, 0 0, 300 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 300 आया तो इसका क्या मतलब है, 4 गुना, है ना। इसका क्या, अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि अगर 300 आया तो इसका मतलब क्या है, 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट तरीका, फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अब मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप फॉर्मूला एस, वो जो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी है, वो लगा सकते हो। हालांकि देखो मेरे हिसाब से वो फॉर्मूला आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब देखो पुराना जमाना नहीं रहा, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो पीछे पड़ जाओगे। फिर भी एक बार देख लो, है ना। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो पहले हम इससे रेट निकालेंगे। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल हम पी मान लेते हैं, और जो आपका 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल आपका एक्स मान लीजिए आप, अमाउंट कितना 2 गुना, यानी अमाउंट 2x हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा, और टाइम आपको 10 दे रखा है और रेट आपको पहले निकालना है। फॉर्मूले में रख देते हैं एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई हो गया x, p हो गया x, r हो गया जो निकालना है, t हो गया 10/100। ठीक है, तो r को यहीं रहने दीजिए, बाकी चीजों को उधर लेके जाइए, यानी x इंटू 100 अपॉन x इंटू 10, x कटा, इससे ये कटा, देखो r 10 आ गया ना 10, है ना। जैसे हमारा इसमें आया था, इसमें देखो r10 कितना आसानी से आ गया था। ठीक है, ये आ गया। अब रेट 10, अब 30 वर्ष वाला निकाल लेंगे। तो 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने गुना के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फिर से x मानेंगे, अमाउंट हमको निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट हमको निकालना है, रेट हमको दिया हुआ है 10% आ गया है हमारा, है ना। और टाइम कितने 30 वर्षों में टाइम आपको 30 वर्ष दे रखा है। तो निकाल दो पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। ठीक है, तो ये आ गया 3x, यानी पी एक्स है और एस आई आपका हो गया 3x। अमाउंट होता है p प्लस एस आई, यानी 3x प्लस x, यानी 4x। तो यानी कितने गुना, 4 गुना। देखो ऐसे भी आंसर आ गया। तो आप चाहो तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 से निकाल लो, आप चाहो तो ऐसे निकाल लो। मैं रिकमेंड करूंगा आप आर टी इज इक्वल टू वाला मेथड अप्लाई करो। बस याद रखो, अगर 2 गुना हो रहा है तो 100, अगर 3 गुना हो रहा है 200, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, 1 1 कम करते हुए चलना। जैसे मान लो 10 गुना हो रहा है तो आर टी इज इक्वल टू 900, अगर मान लो 25 गुना हो रहा है तो आर टी इज इक्वल टू 2400। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 5 ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 3। अच्छा, आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। 5x माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, इज इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या करना है, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से पहले x मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 5x, फिर 5 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 इंटू 1 5। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। फिर -2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा माइनस का 2 2 4, और -2 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब एक काम करिए, आप इसको हटा ही दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है ब्रैकेट की। ठीक है, हाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, अपॉन में आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस एक्स को उधर लेके जाइए और बाकी इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो 5x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा आपका 3x, माइनस 5 और 4 9 इज इक्वल टू आपका बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू 3। ठीक है, तो जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब एक काम करते हैं, x वाले को उधर लेके जाते हैं, 9 को इधर ले आते हैं। तो ये वाला पहले वाला 3x, अब ये जो 3x है वो माइनस का है, अगर वो इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। और इधर 3 है, क्योंकि ये 9 यहाँ पे माइनस का है, ये इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 3x और 3x आपका 6x इज इक्वल टू 9 और 3 12, यानी x इज इक्वल टू 12। 6 इधर गुणा में है तो बट्टे 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबा दो और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एवरेज पे। देखो एवरेज का क्वेश्चन तो आ ही रहा है हमेशा, एक ना एक क्वेश्चन तो इसको तो करना ही है। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम है ना। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, अध्यापक का भार होगा। अगर आप लोगों ने, जैसे आज कौन सी क्लास है, 20th क्लास है, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस देखी हैं तो वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एवरेज एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको एवरेज अच्छे से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरेज वाले प्लेलिस्ट पे जाओ और पहले उसको अच्छे से पढ़ो। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी आपको बहुत डीपली यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ध्यान देना। देखो अब एवरेज क्या होता है, एवरेज आप लोगों को पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है, जब हमें कुछ लोगों का, जैसे मान लो 4 संख्याओं का
औसत निकालना है या एवरेज निकालना है या मीन निकालना है या माध्य निकालना है, तो क्या करते हैं, उन सबको जोड़ते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 32 छात्रों के औसत की बात की गई है, 32 छात्रों के औसत भार की बात की गई है। तो जरा ध्यान देना, बहुत डीप में मैं समझाऊंगा। 32 छात्र, मान लेते हैं कि ये पहले छात्र का भार है, ये दूसरे छात्र का भार है, ये तीसरे छात्र का भार है, प्लस ऐसे करते करते सारे कितने 32 छात्रों का भार हो गया। इस भार को जब हमने 32 से डिवाइड किया होगा, 32 से डिवाइड किया होगा, तब जाके हमारा एवरेज आया होगा 30.5। ठीक हो गया। अब बेटा एक बात बताइए, 1 2 3 मतलब ये 32 बच्चों का जो औसत भार भार है उसको 32 से डिवाइड किया, तो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहले स्टूडेंट का भार प्लस दूसरे स्टूडेंट का भार प्लस तीसरे स्टूडेंट का भार प्लस ऐसे ऐसे 32 स्टूडेंट का भार, यानी सभी बच्चों के भार का योग कितना हो जाएगा, 30.5 गुणा 32। यही तो होगा, है ना, गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो आपके 32 बच्चे हैं उन सबका जो भार है उसका सम, उसका योग 32.5 गुणा 32। तो एक काम करते हैं, 30.5 गुणा 32 को रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसको करने के भी शॉर्टकट्स हैं, लेकिन मैं आपको भी शॉर्टकट्स नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पंजे 10, ये होगा 1, 3 दूनी 6, क्रॉस करिए, 3 पंजे 15, 3 शून्य शून्य और 1, 3 तिया 9। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकता हूँ, 0 5 और 1 6, 6 और 1 7 9। ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ जिससे कि दोनों मीडियम के बच्चे कंफर्टेबल रहें। ये हो गया, डेसिमल लग जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया 976 केजी, किलोग्राम। ठीक है, 976 किलोग्राम। और ये जो रफ मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेके जितने 32 बच्चों का जो योग है उनके भार का, वो 976 आ गया। ठीक है, उसके बाद यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पहले बच्चे का भार, ये दूसरे बच्चे का भार, ये तीसरे बच्चे का भार, इसी तरीके से ये 32वें बच्चे का भार, प्लस इसमें हमने वो जो अध्यापक है, जो टीचर है, उसका भार भी जोड़ दिया। और इसको आप कितने से डिवाइड किया, 32 बच्चे और एक टीचर, 33 से डिवाइड कर दिया, है ना। तब जाके कितना आया कि पहले जो आपका औसत भार था 30.5, पहले औसत भार था, उसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो बढ़ गया, यानी 0.5 बढ़ गया, यानी ये हो गया 31 हो गया, 31 हो गया। कि जब टीचर का भार भी उसमें मिला दिया गया तो एवरेज 31 हो गया। एवरेज यहाँ पे नीचे हमने 33 कर दिया, यानी फिर से दिख रहा होगा होपफुली सबको, पहला स्टूडेंट का भार, दूसरे स्टूडेंट का भार, ऐसे करते करते 32वें स्टूडेंट का भार प्लस टीचर का भार का योग, योग कितना होगा, जैसे हमने योग निकाला है, योग कितना होगा, 31 गुणा 33 होगा, है ना। यानी हो जाएगा आपका 1023 होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार करके देख लेते हैं। 33 गुणा 31, 33, 3 तिया 9, 3 तिया 9, हो जाएगा 3 9 10 11 12, 9 और 1 10। देखो 1023 है। अब पूछोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे कर दिया, आपको तो रटा हुआ है। नहीं जी, मेरे को रटा नहीं है। देखो एक तरीका होता है, अगर हमें कुछ दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो कंजिकेटिव हो, मतलब बीच में एक का गैप हो, जैसे इसमें 32 का गैप, 31 32 गायब है ना, तो हमें क्या करना है, 32 का स्क्वायर करके उसमें से -1 कर देना है। तो मुझे 32 का स्क्वायर याद है कि 1024 होता है, उसमें से मैंने -1 कर दिया, आंसर आ गया 1023। वैसे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, है ना, तो ये हम बैंकिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं होपफुली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ध्यान से समझना, जब 32 बच्चों का जो भार है वो है 976 ग्राम, और उस 32 बच्चों का भार प्लस टीचर का भाग भी जुड़ गया तो हो गया 1023 ग्राम। तो यानी जब 1023 में से 976 को माइनस कर दोगे तो केवल टीचर का भार आ जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा 6, 6 और 7 13, 6 और 7 13। ठीक है, और यहाँ पे आपका बचेगा 1, 7 और 4 11 हो गया आपका ये, यानी कितना हो गया 47 केजी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 47 किलो। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल टफ नहीं था। तो अगर आपको अभी टफ लग रहा तो एक बार दोबारा देख लो, और आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में एवरेज जाके जरूर पढ़ लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या के 1/2 भाग, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग संख्या के 4 अधिक है तो संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, संख्या के 1/2 भाग, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग। तो मान लेते हैं x मान लो, चलो बिना x के भी करोगे तब भी हो जाएगा। फिर भी संख्या के 1/2 भाग यानी x/2, 1/3 भाग यानी x/3, 1/4 भाग यानी x/4, इन सब का योग
संख्या से 4 अधिक है, यानी इन सब का पहले जोड़ लेते हैं हम, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 तियां 12, 2 छिंग 12 तो 6x, 3 चक्को 12 यानी 4x, प्लस 4 तियां 12 यानी 3x, 6 4 10 और 3 13x बट्टे 12, यानी इन सबका योग 13x बट्टे 12 है। और आपसे बोला गया है कि जो ये 13x बट्टे 12 आया, 13x/12 आया, ये संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है, यानी इसका और संख्या का जो अंतर होगा वो 4 होगा। यही तो है। अधिक का क्या मतलब है? जैसे समझो कि 2 लोग हैं, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है। आपके पास 20 रुपए हैं, आपके फ्रेंड के पास 25 रुपए हैं, है ना? यानी आपके फ्रेंड के पास 5 रुपए ज्यादा हैं, अधिक हैं, यानी 25 - 25 है। तो हमने वही चीज करी यहाँ पे। होपफुली समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से, किसी को अगर पहले डाउट रहा हो तो। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13x अपनी जगह पे, और यहाँ पे हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 4। तो 13x - 12x आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 चक्को 48। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 48, यानी संख्या क्या हो गई हमारी? ऑप्शन नंबर डी 48। बिल्कुल टफ नहीं था, आसान क्वेश्चन था। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना, इजीली बाद में समझा दूंगा। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 96 मीटर लंबे वर्गाकार प्लॉट के बदले हरीश उतने ही क्षेत्रफल वाला आयताकार प्लॉट खरीदना चाहता है। यदि आयताकार प्लॉट की लंबाई 144 हो तो चौड़ाई ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो है, एक तो ये प्लॉट है जो हरीश के पास ऑलरेडी है, ठीक है, और एक ये प्लॉट है जो हरीश को लेना है, ठीक है। एक ये प्लॉट है जो हरीश को लेना है। तो एक है आपका स्क्वायर और एक है आपका रेक्टेंगल। देखो कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बताया गया कि जो प्लॉट हरीश के पास है वो 96 मीटर लंबा है। अब क्योंकि वर्गाकार है तो यहां पे आपको लंबा बोल के कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि अगर वर्गाकार है तो ये भी 96 होगा, ये भी 96 मीटर होगा, ये भी 96 होगा, ये भी 96 होगा। और आपसे बोला गया है कि जो आयताकार प्लॉट उसको खरीदना है उसकी जो लंबाई है वो है 144 मीटर। आपको चौड़ाई निकालनी, तो चौड़ाई को आप x मान लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी 96 गुणा 96 बराबर इसका क्षेत्रफल कर देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 144 गुणा x। तो x का मान कितना हो जाएगा? 96 गुणा 96 अपॉन 144, ठीक है। अब इसको कट करना है तो 12 से कट कर देता हूं मैं सीधे, ठीक है। तो 12 8 जा 96, 12 12 जा 144, फिर 12 से कट कर दिया, 12 8 जा 96, 8 8 जा 64 मीटर उस आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई होगी, जो है ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोबारा समझ लीजिए, वर्गाकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल का जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक ही बात है ना, साइड इंटू साइड इसमें भी आप कह सकते हो, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि बोला गया था कि क्षेत्रफल सेम है हमारा, ठीक। आंसर आ गया हमारा 64 मीटर। तो होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते